नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज आपके सामने हम सब लोग, हमारी पूरी टीम आज आपके सामने तंतु से वस्त्र तक जो कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका पार्ट 3 वो लेके आए हैं। और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे ही बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो आइए हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं। और इसी सीरीज से जुड़ी हुई हमारी बाकी जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे हैं, अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो तंतु से वस्त्र तक, एक तंतु से हमारे जो हमने कपड़े पहन रखे हैं ये वस्त्र तक कैसे, क्या विज्ञान है, क्या कृषि है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शुरू करते हैं। पहली और बूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। तथा बूजो पहेली तथा बूजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान में देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने ये देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न मतलब डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं, किसी प्रकार के कपड़े से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो वस्त्रों में विविधता, ठीक है, वस्त्रों में, कपड़ों में डाइवर्सिटी। क्रियाकलाप पहला, ठीक है, अपने पास के किसी दर्जी के दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़ों के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब उसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? चित्र 3.2 में देखा कपड़े कतरन का विविधर्तित दृश्य। जैसे आप किसी कपड़े को गौर से देखेंगे तो पता लगेगा कि वो किस तरीके से बना हुआ है, उसका पैटर्न क्या है। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला, देखिए इस प्रकार जैसे चित्र 3.3 में दिखाया गया है, तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे या धागे किससे बनते हैं? किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, मतलब जैसे 3.4 में दिखाया गया है, अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? जैसे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे है ना। और सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे हम सुई में धागा डालते हैं ना, तो सुई में धागा डालते टाइम वो धागा जाता ही नहीं है, एक धागा 2 धागे बन जाते हैं या 3 धागे बन जाते हैं। तो क्या है, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से
मतलब सुराग से गुजारने कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि तंतु क्या है। धागे का भी जो छोटा रूप है जिनसे धागा बनता है, तागा बनता है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनता है। ठीक है, आप धागा लिख सकते हैं, तागा लिख सकते हैं। ठीक है, तागा एक वैज्ञानिक टर्म में हम उसे यूज कर लेते हैं। जैसे विकेटेज मतलब अलग अलग, पृथक करना, है ना। विखंडन मतलब कुछ हमें हिंदी भाषा का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाली तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उसके उदाहरण है, तंतु के उदाहरण है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिन ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट, कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में से रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतु का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, मतलब कृत्रिम तंतु होते हैं, लोग आर्टिफिशियल होते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। भुजों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह ये जानना चाहता है कि क्या ये भी सामग्री किसी प्रकार के तंतु से बने हैं। तो आइए इसका हमें उत्तर यही मिलेगा। रुई, कुछ पादप तंतु जिसे कहते हैं। कुछ पादप तंतु 3.3 में हमारा प्रकार आ गया। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं, या दिए दिए के लिए हम बत्ती बनाते हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई को उपयोग गद्दों में, रजाइयों में, तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए, और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतु से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जब मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है, मतलब गर्म होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास से कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने का बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है, जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है। इस समय खेत कपास के प्रफुल्लो रोवो से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। देखिए इस प्रकार से, जैसे आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से खेत हो जाता है। तो बहुत सुंदर आपको लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि खेत के ऊपर किसी ने बर्फ बिछा दी। ये कपास का खेत है। तो साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो पारंपरिक तरीके से तो आप समझ गए होंगे कि हाथों से होती है, लेकिन अब मशीनों का भी होता है। जूट, पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, 3.8 में चित्र दिखाया गया ये। ठीक है, भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों को तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है, ये प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ पे सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रिया कलाप 4 में हमें ये बताया गया कि एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सके? रेशों से तागा
बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐंठन लगा देना, ऐंठते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए अब आपको पता लगा कताई क्या है। कताई रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहते हैं। कहते हैं ना, रुई वाला कताई करता है, कपास की कताई हो रही है। कताई, कटाई नहीं, कताई, धागा बनाना, ठीक है। और कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। 3.10 में ये दिखाया गया है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये एक छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसको हम यूज़ करते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। आपको पता है चरखा कौन चलाते थे? चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। और आपको पता होना चाहिए कि जब शुरुआत में जब हमारा भारत का तिरंगा बना था तो उसमें गांधी जी का चरखा था। अशोक चक्र की जगह पहले गांधी जी का चरखा लगा होता था। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से एक चरखा होता है, आपने ये देख लिया। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो अभी आपको पता लग ही गया है कि तंतु से तागा, रेशे से धागा कैसे बनता है। अब हम तागे से वस्त्र कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। तो इससे ये वीडियो हमें क्या होता है, कभी वीडियो लंबी हो जाती है, बच्चे थोड़ा हम लोग क्या कहते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस चीज़ को। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेके आते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे जुड़ी हुई हमारी बाकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे हैं, आप वो ज़रूर देख सकते हैं। 6th क्लास